रेगुलेशंस ऐसे बनाए गए तमाम ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए जिसमें वो अपनी एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो कर सकते हैं, बट एडवर्टाइजमेंट के लिए भी रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती। किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में जो है वो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए, फॉल्स क्लेम्स नहीं होने चाहिए। आप जो एडवर्टाइजमेंट में जो चीज़ लिख रहे हैं, जिस चीज़ को की अट्रैक्शन क्रिएट करके आप कस्टमर को कैच करना चाहते हैं, वो चीज़ें जो हैं वो ट्रू होनी चाहिए। ट्रू एंड फेयर आपकी जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होगा तो कमीशन इन्वेस्टिगेट करेगा कि वेदर आपकी जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें क्या-क्या जो है वो स्टेटमेंट्स फ़ॉल्स थी, कौन-कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स थी जिनको आपने क्लेम तो किया बट आपने उनको फुलफ़िल नहीं किया। राइट। और एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस के ज़रिए पॉलिसी स्टेटमेंट्स मिल रहे होते हैं, तमाम जो पॉलिसीज़ कमीशन बना कर देता है ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए, वो तमाम भी इसी के थ्रू हमें मिलती हैं। पॉलिसीज़ कवर स्पेसिफिक एरियाज़, कौन-कौन से स्पेसिफिक एरियाज़ को कवर करती हैं वो पॉलिसीज़? बेट एडवर्टाइजमेंट को और कंज्यूमर लैंडिंग एंड लीजिंग प्रोसेस को। इसके अलावा एंडोर्समेंट एंड टेस्टिमोनियल्स, तमाम जो क्राइटेरियाज हैं, ये जो तमाम एरियाज हैं इनको कवर करती हैं कि हाउ कंज्यूमर कैन लेंड एंड लीज। कंज्यूमर जो है वो कैसे किसी चीज़ पर किसी भी प्रोडक्ट को या किसी एसेट को लीज पर कैसे ले सकता है, और एंडोर्समेंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं उन पर बात की जाती है। उन तमाम एरियाज को कवर किया जाता है इन एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑनलाइन क्राइम की या टेररिज्म की और वारफेयर की, तो व्हाट इज क्या आप क्या समझते हैं कि क्राइम सिर्फ और सिर्फ इन फिजिकल वर्ल्ड होता है? क्राइम सिर्फ वही होता है जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि फलां ने फलां को जो है वो या तो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या फिर किसी ने कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर दी जिसकी वजह से कोई दूसरी पार्टी जो है वो हर्ट हुई है? क्या दैट इज़ ओनली क्राइम? नहीं, क्राइम सिर्फ वही नहीं होता, बल्कि क्राइम जो है वो ऑनलाइन बिजनेसेस में भी होते हैं। और ऐसे तमाम क्राइम्स जो कि क्राइम हो, टेररिज्म हो या वारफेयर हो, कुछ भी ऐसा हो जो कि ऑनलाइन बिजनेस में भी हो रहा हो, तो जिस तरह से फिजिकल वर्ल्ड में उनकी स्पेसिफिक जो है वो पनिशमेंट्स एक्सप्लेन्ड है, इसी तरह से ऑनलाइन बिजनेसेस में भी इनकी स्पेसिफिक पनिशमेंट्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। क्या-क्या पनिशमेंट्स होती हैं ऑनलाइन क्राइम्स में? किस तरह से इनको कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट ऑनलाइन क्राइम में सबसे पहला क्या है कि ऑब्स्टेकल्स फेस्ड बाय लॉ एनफोर्समेंट। लॉ एनफोर्समेंट जो है वो की ही इस वजह से जाती है ताकि जुरिस्डिक्शन जो है वो क्लियरली डिफाइंड हो, और डिफिकल्टी अप्लाइंग लॉज रिटन बिफोर द इंटरनेट बिकम प्रॉन एंड क्रिमिनल एक्शंस। राइट। सो इंटरनेट पे क्रिमिनल एक्शंस किस तरह से परफॉर्म किए जा सकते हैं या किस तरह से इनको कंट्रोल किया जा सकता है? जैसे क्राइम की हम बात ये कर लेते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में क्रिमिनल रिकॉर्ड की एक बड़ी एग्जांपल जो है ये एटीएम पे जो हो रहे थे। आप देखें कि एटीएम से थ्रू योर आपकी तमाम की तमाम जो इन्फॉर्मेशन है उसको हैक करके जो है वो आपकी जो अमाउंट थी आपके अकाउंट से विड्रॉ करवाई जा रही थी। इससे इससे हट के अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें तो एक कंप्यूटर जो है वो बनाया जाता है, या एक ऐसा सिस्टम जो है वो किसी दूसरे कंप्यूटर की या किसी दूसरे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन को हैक करने के लिए बनाया जाता है ताकि उस इन्फॉर्मेशन को गलत इस्तेमाल किया जा सके या उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके कोई गलत एक्ट परफॉर्म किया जा सके। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए, इन तमाम क्राइम्स से जो है वो बिजनेसेस को क्या करने के लिए, बचाने के लिए जो है वो क्या किया गया है, ऑनलाइन क्राइम्स के लॉज बनाए गए हैं। इनके लिए एक्ट बनाया गया है, इनके लिए जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन किए गए हैं, जिसकी अलग से जुरिस्डिक्शन है, जिसकी अपनी जुरिस्डिक्शन की बात हमने की थी लास्ट लेक्चर्स में। तो क्या थे व्हाट इज जुरिस्डिक्शन? क्या होता है जुरिस्डिक्शन? बेसिकली हमारे पास जो राइट्स होते हैं या जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, दैट आर नॉन एज जुरिस्डिक्शन, कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए बाकायदा से जुरिस्डिक्शन बनाएगी और तमाम जितने भी रूल्स थे, जितने भी लॉज थे रिलेटेड टू ऑनलाइन क्राइम, उनको जो है वो क्या किया गया, उनको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की गई। ऑनलाइन वारफेयर एंड टेररिज्म क्या है? सस्टेन्ड एफर्ट बाय अ वेल फाइनेंस्ड टेररिस्ट ग्रुप कुड स्लो डाउन ऑपरेशन ऑफ मेजर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सेंटर्स। इसी तरह से जिस तरह से बात की गई कि आपकी जो ऑनलाइन हैकिंग के थ्रू आपका डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उसको किसी न किसी गलत एक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज इन ऑनलाइन वारफेयर एंड टेररिज्म में जो है वो शुमार होती हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरह से आपके एटीएम की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए कुछ लोग जो है वो क्या कर लेते हैं आपके मतलब लेट सपोज आपके आईडी कार्ड सॉरी आपके डेबिट कार्ड का नंबर अगर उनके पास मौजूद हो और डेबिट कार्ड का पासवर्ड मौजूद हो, तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि ऑनलाइन जो शॉपिंग कर रहे होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में आपका डेबिट कार्ड यूज़ करते हुए वो क्या कर लेते हैं, जो है वो उसको यानी तमाम जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपके आईडी का आपके सॉरी डेबिट कार्ड पे परफॉर्म करते हैं, पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है, बट उसका बेनिफिट कौन ले लेता है, वो लोग ले लेते हैं या वो ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो उसका बेनिफिट लेते हैं जो लोग उस क्राइम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये भी एक क्राइम है कि आप किसी की परमिशन के बगैर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो उसको यूज़ करें। तो एथिकली दिस विल नॉट बी हैपन, ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए, बट होता है, सब चीज़ें हो रही हैं, क्राइम भी हो रहे हैं, टेररिज्म भी है, वारफेयर भी मौजूद है कि डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को जो है वो हैकिंग के थ्रू भी कवर किया जा सकता है। सो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, बट एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। बेशक वो ऑनलाइन बिजनेस है, बेशक वो फिजिकल बिजनेस है, तो गवर्नमेंट ने उसको सिक्योर करने के लिए, सिक्योर सेफ एंड साउंड बिजनेस जो इन्वायरमेंट है क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए, लॉज बनाए और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। राइट। इसी तरह से एथिकल इश्यूज़ की बात करें तो एथिकली हमने बात की कि ये तमाम चीज़ें जो है वो एथिकली नहीं होनी चाहिए, और एथिकल इश्यूज़ कौन-कौन से जो बिज़नेसेस हैं या ऑनलाइन बिज़नेसेस हैं उनको फेस करने पड़ते हैं। वेब बिज़नेसेस फाइंड एथिकल इश्यूज़ आर इम्पोर्टेंट टू कंसीडर व्हेन मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस। जब इनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जा रही होती हैं तो उस वक्त एथिकली जो चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो डिफ़िकल्ट होता है। एथिकल पॉलिसीज़ जो बनाना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। सो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट जो है वो इनके लिए फिर बनाया गया, ताकि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस प्राइवेसी एक्ट से क्या मुराद है कि तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन है एथिकली जितनी भी ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेसेस हो रहे हैं या जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, वो तमाम की तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं, वो तमाम के तमाम जो सर्विसेज हैं, उनको ई कॉमर्स में क्या किया जाए, उनके लिए एक प्राइवेसी एक्ट बनाया गया ताकि तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो प्राइवेट रहे और तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो क्या ना हो, ओपन जनरल पब्लिक के पास मौजूद ना हो। मेन लॉ गवर्निंग प्राइवेसी ऑन इंटरनेट टुडे, जिस तरह से अगर हम बात करें, आजकल बड़ा मेजर इशू चला हुआ है व्हाट्सएप का कि जी व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर दी है। तो बेसिकली इट्स नॉट एथिकली ट्रू, ये एथिकली सही नहीं है कि हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हमारा नंबर है, हमारा अकाउंट है, हमारे मैसेजेस हैं, हमारी डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी जो है वो किसी और कंपनी के साथ जो है वो व्हाट्सएप शेयर करे। इट्स नॉट द एथिकली ट्रू एक्शन, बट ये हो रहा है और प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसीलिए जो है वो क्या किया गया है, इसीलिए इन तमाम चीज़ों को या इन जो बिजनेसेस हैं या लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, इस तरह के लॉज बनाती है ताकि लोगों को, बिजनेसेस को प्रोटेक्ट किया जा सके। डिफरेंसेस इन कल्चर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिजल्टेड इन डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइवेसी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। बिल्कुल वही चीज़ जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि यूएस में इन तमाम जितनी भी पॉलिसी ये प्राइवेसी पॉलिसी जो चेंजेस की गई हैं इन तमाम चीज़ों की, वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट की जा रही हैं या पाकिस्तान के अलावा बाकी तमाम ममालिक में इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, बट नॉट एप्लीकेबल इन यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, वहाँ के लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम होती ही नहीं है कि हमारी प्राइवेसी जो है वो, अगर कोई और हमारी कोई भी ऐसे मैसेजेस, हमारा नंबर, हमारा एड्रेस, हमारी कोई भी पर्सनल डिटेल्स कोई ले भी रहा है तो दैट्स नॉट द बिग डील। उनके लिए ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वहाँ पे कल्चर डिफरेंट है। तो हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा मसला आजकल क्यों बना हुआ है? बिकॉज वी हैव अ डिफरेंट कल्चर। हम डिफरेंट कल्चर में रहते हैं और उस कल्चर में रहते हुए हमें जो है वो प्राइवेसी इश्यूज हैं, ई कॉमर्स से हमें प्राइवेसी इश्यूज हैं जो है वो व्हाट्सएप के इस एथिकल जो उसने मिसबिहेव किया है, इससे हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दैट इज़ वाई हम लोग जो है वो व्हाट्सएप को क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप का बायकॉट करना चाह रहे हैं और इसको छोड़ के किसी और जो है वो उसकी तरफ मूव करना चाहते हैं, किसी और ऐसी एप्लीकेशन या ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करना चाहते हैं जिसमें हमें ये तमाम प्रॉब्लम्स जो है वो फेस ना करनी पड़े, या हमें अपनी प्राइवेसी का किसी किस्म का भी कोई भी ऐसा इशू ना हो।
ठीक हो गया। सो कौन कौन से प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं कस्टमर के डाटा को हैंडल करने के लिए, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस इस एक्ट में बनाए गए जो कि 1986 में जो है वो बनाया गया था, कौन सा लॉ बनाया गया था, प्राइवेसी एक्ट बनाया गया था। तो उस एक्ट के मुताबिक कौन कौन से प्रिंसिपल्स बनाए गए थे डाटा को हैंडल करने के लिए, कंज्यूमर के डाटा को हैंडल करने के लिए। पहला जो प्रिंसिपल था वो ये था कि हम कस्टमर का डाटा कलेक्ट जरूर करेंगे, लेकिन वो क्यों कलेक्ट किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद क्या होगा कि हम क्या कर सकें, कस्टमर को अपनी तमाम जो सर्विसेज हैं उनको अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया जा सके, इम्प्रूव्ड सर्विसेज जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड की जा सके। और दूसरा उसमें अल्फन ये चीज़ कही जाती है कि कंपनी खुद इस चीज़ को डिस्क्लेम कर रही होती है कि हम आपका डाटा जो है वो किसी और कंपनी के साथ, किसी और कस्टमर के साथ हम आपका डाटा जो है वो शेयर नहीं करेंगे। ये ई कॉमर्स की ही, सिर्फ ई कॉमर्स में ही नहीं बल्कि जो फिजिकल बिजनेसेस हैं उनमें भी ऐसा ही होता है कि जब हम एक इंडिविजुअल या एक कस्टमर अपनी इंफॉर्मेशन कस्टमर अपनी ये कंपनी को दे रहा होता है, तो कंपनी जो एथिकली जानती है कि हमने जो है वो इस कस्टमर का या इस स्पेसिफिक कंपनी का जो डाटा है वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना। टेल कस्टमर्स व्हाट डाटा यू आर कलेक्टिंग एंड व्हाट यू आर डूइंग विद इट। और प्रिंसिपल, एक और प्रिंसिपल एथिकली क्या है कि हम अपने कस्टमर को बताएं कि हम उनसे कौन कौन सा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और हम उनके उस डाटा को कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, यानी ताकि जो कस्टमर है वो सही तरीके से जो सेटिस्फाइड होकर अपना सही डाटा हमें जो है वो प्रोवाइड कर सके। अगर हम कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करते हैं या कोई ऐसी चीज परफॉर्म करते हैं जिससे कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता या कस्टमर डाउट में आ जाता है, तो क्या कस्टमर हमें सही डाटा अपना प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। कस्टमर कहेगा कि नहीं जी, हमें जो है वो ये डाटा हमारा गलत भी किसी जगह पर इसको यूज किया जा सकता है, सो वी आर नॉट गिविंग टू यू, कि हम अपना डाटा आपको नहीं देते। सो इस तरह से बहुत सारे एथिकल इश्यूज हैं डाटा को कलेक्ट करते हुए, कस्टमर की जो है वो तमाम चीज़ों का, कस्टमर की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता जाता है कि कस्टमर जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो डिसअपॉइंट भी ना हो और डिप्रेस्ड भी ना हो। Right, so customers give customers the right to have you delete any the data you have collected about them। और कस्टमर के पास ये राइट होता है कि कस्टमर जब चाहे वो आपको कहे कि यस आप मेरा डाटा डिलीट कर दें, तो यू आर लायबल टू डिलीट दैट डाटा। राइट, सो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसके उस डाटा को क्या करें कि अपने पास सेव करें और उसको ब्लैकमेल करके और उसको बाद में जो है वो किसी भी तरीके से उसका गलत इस्तेमाल करें। तो दिस इज़ नॉट एथिकली द ट्रू एक्ट, या इस तरह से एथिकली ये नहीं, सही नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। इससे हट के अगर हम बात करें कम्युनिकेशन विद चिल्ड्रन की, तो यस, चिल्ड्रंस के साथ कम्युनिकेट करते हुए भी प्राइवेसी पॉलिसी का, प्राइवेसी प्रोटेक्शन का ख्याल जरूर रखा जाता है। ऐसा एक्ट, ऐसा इनके लिए बाकायदा से बच्चों के लिए अलहदा से एक्ट बनाया गया है। व्हाट इज दैट एक्ट? चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। क्या कहा जाता है इसको? चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। और ये कब बनाया गया था? 1988 में बनाया गया था ऐसा एक्ट, जिसके मुताबिक जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं या ऑनलाइन जितने भी वेबसाइट्स हैं या वेब बिजनेसेस हैं, वो तमाम के तमाम प्रोटेक्ट करते हैं अपनी प्राइवेसी को। यानी अगर आप देखें कि कुछ ऐसी हमारी वेबसाइट्स होती हैं, कुछ ऐसे हमारी जो है वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हम अब जो कि हम अपने जो हमारे जूनियर्स हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको हम उन तमाम वेबसाइट से जो है वो दूर रखना चाहते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि आप यहाँ से ना तो कोई डाटा कलेक्ट करेंगे और ना ही इस डाटा को कलेक्ट करके आप इसको जो है वो यानी किसी और जगह पर यूटिलाइज भी नहीं कर सकते। तो ऐसी तमाम जो साइट्स हैं, ऐसी तमाम जो यानी वीडियोस हैं, या ऐसा तमाम जो डाटा है जो कि हमें जिसको जिसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि हमारे जो चिल्ड्रंस हैं वो उसको इस्तेमाल ना करें, तो ऐसे तमाम जो जो हमारा कंटेंट है उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्राइवेसी प्रोटेक्शन का एक्ट बनाया, जिसके मुताबिक हम आपको, अगर आपने कभी आपको इत्तेफाक हुआ हो यूट्यूब पे अपनी वीडियो अपलोड करने का, तो जब आप अपलोड कर रहे होते हैं अपना कंटेंट, तो तब पूछा जाता है कि आपकी एज क्या है। ठीक है, आप की जो है वो, क्या आप इस एप्लीकेशन को, इस स्पेसिफिक जो आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसको यूज करने के लिए लायबल भी हैं, एलिजिबल भी हैं या नहीं है। राइट, जिस तरह से बहुत सारी एप्लीकेशंस में, आप एंड्रॉइड एप्लीकेशंस में देखें, कोई एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो वो फौरन आपसे पूछता है कि
आपकी एज क्या है। जैसे ही आप अपनी एज बताते हैं तो फिर वो देखता है कि वेदर यू आर एलिजिबल टू लॉग इन या टू यूज दिस एप्लीकेशन और नॉट, क्या आप इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कोई वीडियो आप देख रहे हैं तो उसमें आपको बता दिया जाता है कि दिस वीडियो इज नॉट फॉर अंडर 18 ईयर्स, यानी आप अगर आपकी एज 18 साल नहीं है तो आप इस वीडियो को नहीं देख सकते, या कोई कंटेंट अगर कोई ऐसा लिखा हुआ है तो उसमें भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आप इस तमाम एक्ट को, इस तमाम कंटेंट को नहीं पढ़ सकते, बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल टू रीड दिस कंटेंट, राइट। लेकिन मैम हम झूठ बोल के भी देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं झूठ बोल के, लेकिन आप लोगों की इस एज में मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई भी प्राइवेसी है, या ऐसा आप लोग बच्चे नहीं हैं अब जिनको मैं चिल्ड्रन एक्ट की बात कर रही हूँ, मैं वही यंगर्स एक्ट मैम, जब की हम बात नहीं छोटे थे कर तब रही। भी हम जब तभी 16 आप साल के ऐसी थे तब भी हम देख लेते थे 18+ चीजें। तब भी आप ऐसी हरकतें करते थे, लेकिन चिल्ड्रन तब 16 साल में भी आप बच्चे नहीं थे, ठीक है। बच्चे यहाँ पर किन को शुमार किया जाता है, जो 5 6 7 इयर्स के जो बच्चे होते हैं। आजकल 5 6 7 इयर्स के बच्चे भी जो है ना, वो भी सबसे पहले यूट्यूब देखते हैं कि जी व्हाट इज, क्या है यूट्यूब पे, और वो यानी हमसे ज्यादा यूट्यूब उनको चलानी आ रही होती है। तो फिर भी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं। इवन आप लोग ये देखें कि मैं जब आप लोगों के लेक्चर्स की वीडियोस अपलोड कर रही होती हूँ तो वो भी मुझसे मुझसे भी उसमें पूछा जाता है कि आपका ये जो कंटेंट है वो किसके लिए है, यंगर्स के लिए है, अंडर 18 के लिए है, या जो है वो सब के लिए है। तो उसमें मैं उसको मैं खुद अपनी इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि दिस डाटा इज नॉट फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। तो लेकिन बेसिकली क्या मैम हम है, तो ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आप तो सारे इसके नुकसान बता रही हैं। किसके नुकसान बता रही हूँ। ई कॉमर्स के तो कैसे बिजनेस करें, छोड़ दें ई कॉमर्स? नहीं, आप ऐसा अगर आपका डाटा या आपका कोई बिजनेस ऐसा है जिस बिजनेस यानी जिस डाटा से आपके जो चिल्ड्रन है या जो जो आपके कल्चर है वो आपको अलाउ नहीं करता, तो आप वो काम नहीं कर सकते ना। मैंने अभी मैम वही पीछे तो आपसे आप कह रही हैं इनडायरेक्टली, तो आप यही कह रही हैं कि भाई वो ई आप कॉमर्स ना इसका सही नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि ई कॉमर्स सही नहीं है। मैंने आपसे ये कहा थ्रू ई कॉमर्स बहुत कुछ, यानी बहुत कुछ, ऑल द थिंग्स आर गोइंग थ्रू ई कॉमर्स, बट बात करने का जो मकसद है वो ये है कि आपका कल्चर भी तो उस बिजनेस को अलाउ करता हो ना। आपका कल्चर अगर उस काम को अलाउ ही नहीं करता, उस चीज को अलाउ ही नहीं करता, तो क्या आप उस एक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं? नो, नेवर। वही मैम, आप कह रही हैं कि भाई इसमें परचेसिंग भी नहीं कर सकते, तो ये है तो वो गलत चीज आ जाती है। नहीं, मैंने परचेजिंग का तो बच्चे नहीं कहा कि आप परचेजिंग नहीं कर सकते। कुछ बातें आपने की हैं बीच में। नहीं, मैंने परचेजिंग के लिए तो नहीं कहा आपसे कि आप परचेजिंग नहीं कर कोई आप सकते। बिजनेस करते हैं, आपने इस तरह से कुछ कहा आप परचेजिंग कर वेबसाइट सकते से। हो, लेकिन आप जो है वो किसी और का एटीएम यूज करते हुए परचेजिंग करेंगे तो वो एथिकली ट्रू वही नहीं ना, होगा। फिर तो हम परचेजिंग नहीं कर सकते ना एटीएम से, अगर करना चाहें फिर। तो आप किसी का एटीएम क्यों यूज करना चाहते हैं? अपना अपना आप कह रहे हैं वो पैसे निकाल ले कि कोई और पैसे निकाल ले। आप आप अपना तो यूज कर सकते हैं, अपना यूज करके आप जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं आप करें, बट किसी तो वो और। एक्यूरेट होगी ट्रांजेक्शन? क्या? हम जो ट्रांजेक्शन करेंगे वही होगी? ऑब्वियसली वही होगी जब आप परफॉर्म करेंगे जो ट्रांजैक्शन, और अपने ट्रू जो आपकी आपका ट्रू डाटा है उसी से परफॉर्म करेंगे तो वो तो आपकी ऑब्वियसली ठीक होगी। लेकिन अगर आप किसी और का एटीएम और उसका पिन चोरी करके फिर उसके आईडी कार्ड पे, सॉरी उसके डेबिट कार्ड पे आप शॉपिंग करना शुरू कर दें तो दिस इज नॉट एथिकली ट्रू। और यही चीज मैंने आपसे कही है कि ये एथिकली ट्रू नहीं होता, ठीक है। और इसीलिए जो है वो गवर्नमेंट ने इन तमाम क्राइम्स को, इस तमाम जो टेररिज्म की एक्टिविटीज हैं इनको कंट्रोल करने के लिए ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, ताकि ऐसा ना किया जा सके फौरन से। जैसे ही अब आप देखें कि अगर आप ऐसी किसी कोई और, पॉलिसी तो नहीं है पाकिस्तान में। ओके, तो व्हाट इज दिस एक्ट अबाउट, दिस एक्ट, इस एक्ट को कभी आपने पढ़ने की कोशिश की है? वही ना, इसलिए तो हम नहीं करते परचेजिंग ई कॉमर्स से, यानी कि ऑनलाइन आपको परचेजिंग हम इसलिए तो नहीं करते आपको आपको कोई कंपनी अगर सू नहीं क्योंकि उन्हें कोई करती, पकड़ने वाला कोई है ही नहीं। देयर इज नो एक्ट, ठीक है, देयर इज नो लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं। कमी सिर्फ इस चीज की है कि अगर आपने कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया है तो नेक्स्ट पार्टी आपको जो है वो आपके ऊपर सू करे और आपको पूछे कि ये आपने ये एक्ट हमारे अगेंस्ट परफॉर्म किया है, अब आप इसके लिए लायबल हैं कि आप इसको इसको इसके लिए जवाबदेह हैं। फिर आपको जब उसका जवाब दे होना पड़ेगा, जब उसका जवाब देना पड़ेगा, देन यू विल बी
फिर आपको समझ आएगी कि यस लॉज हैं पाकिस्तान में या नहीं हैं, राइट। सो ठीक है। ये जो वर्ल्ड वाइड और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनमें पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली लॉज नहीं होते, और कोई भी लॉ स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ई कॉमर्स एक वर्ल्ड वाइड जो है वो बिजनेस है और वर्ल्ड वाइड प्रोसेस है, और इसमें वर्ल्ड वाइड ही तमाम की तमाम कंट्रीज इसमें इंक्लूड होती हैं, इसमें कोई एक स्पेसिफिक कंट्री तो है नहीं, राइट। और इसी तरह से हम चिल्ड्रंस इंटरनेट प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे कि इंटरनेट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की गई है, किस तरह से डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जो है वो अलाउड नहीं होता स्टूडेंट्स को कि वो उन तमाम सॉफ्टवेयर्स को यूज करें, और उन तमाम सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करें या कोई ऐसा एक परफॉर्म करें जिसकी वजह से उनके जो जितने भी अदर जो इश्यूज हैं उनमें किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम आए, राइट। सो क्या क्या कंप्लायंस और क्या क्या जो है वो चिल्ड्रन एक्ट को देखते हुए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं, इसको अगर आप थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, वैसे इसकी डिटेल आपकी उसमें मौजूद है, आपकी बुक में मौजूद है, अदरवाइज आप ये यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी यानी अंडर 13 है अगर आप, तो आपको जो है वो एक्सेस नहीं दी जाएगी, फर्दर डाटा further access to visitors whose birth date shows that they are under 13 years of age, इस तरह से मेंशन किया जाता है, और प्राइवेसी पॉलिसी बताई जाती है कि प्राइवेसी पॉलिसी और हमारी प्रैक्टिसेस में ये तमाम चीजें जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से अगर हम टैक्सेशन की बात करें कि टैक्सेशन का ई कॉमर्स के साथ क्या ताल्लुक है, टैक्स क्या है, व्हाट इज टैक्स जी, व्हाट इज टैक्स, क्या है टैक्स? मैम गवर्नमेंट जो रेवेन्यू जनरेट कर जिससे रेवेन्यू जनरेट करती है उसे टैक्स करती है। यस, गवर्नमेंट जो है वो जनरल पब्लिक से जो रेवेन्यू जनरेट करती है दैट इज नॉन एज टैक्स, और टैक्स जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इंडिविजुअल के इनकम पर भी टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट जो है वो इंडिविजुअल के ट्रांजेक्शन्स पर भी टैक्स लगाती है, और इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्सेस भी जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। अब जिस तरह से अगर हम बात करें कि जनाब फिजिकल बिजनेस में किसी की इनकम हुई तो उसके ऊपर टैक्स है, तो अगर फिजिकल बिजनेस में टैक्स है तो ऑब्वियसली आप ई कॉमर्स में भी टैक्स पे करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई ऐसा वेब बिजनेस कर रहे हैं तो आप बच जाएंगे और आप कहेंगे कि यहाँ से तो मैं शो करा दूंगा कि यहाँ से तो मुझे कोई इनकम ही नहीं हो रही, कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं होता। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ई कॉमर्स से अर्निंग कर रहे हैं तो यू हैव टू पे द टैक्स, और बिजनेस तमाम जितनी भी बिजनेस मैम एक्टिविटीज हैं, किस तरह से पे करते होते हैं ये? टैक्स का सब्जेक्ट जो है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर ठीक है। आपको टैक्स से रिलेटेड टैक्स फाइलिंग का जो प्रोसेस है अगर वो अंडरस्टैंड करना है तो आप सर से रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, राव आरिफ साहब से, कि सर हमें टैक्स फाइल करने का जो प्रोसेस है वो समझा दें, ठीक है। और अगर आप वो आपको समझा दें तो ओके वेल, और अगर वो आपको ना समझाएं तो फिर एक सेशन आप लोग मेरे साथ रख लीजिएगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट जो प्रोसीजर है वो समझा दूंगी कि आप लोग अपनी जो टैक्स फाइल है वो किस तरह से रिटर्न कर सकते हैं, ओके। फर्दर अगर हम बात लेकिन करें, मैम ई कॉमर्स पे तो टैक्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगता ई कॉमर्स पे टैक्स, अगर क्या आप लगता किस तरह से लगता है मैम? किस तरह से टैक्स लगता है, मैं आपको इसकी चलिए एक छोटी सी एग्जांपल यूं इनडायरेक्टली दे लगता है देती लेकिन हूँ। डायरेक्टली तो है नहीं मैं लगता देता है। हूँ। मैं एग्जाम्पल मैं देता हूँ। ओके बताएं हमजा। मैं साथ बता रहा हूँ जैसे यूट्यूबर्स को टैक्स लगा है, इमरान खान ने जो टैक्स लगाया है। यूट्यूब को ई कॉमर्स में आता है यार, अल्लाह के बंदे। हाँ जी। तो मुझे शाकिर फिर आप ये सिर्फ एक आई ही थिंक सो ये एक क्लियर नहीं है कि व्हाट और इज ई बिजनेस नहीं होते? कॉमर्स, नहीं नहीं, वो तो पहले ठीक है, वो भी आता है, लेकिन और इसको जो बिजनेस होते हैं शाकिर एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि जैसे ही आप ये ऑनलाइन स्टोर्स फ्रीलांसिंग, जो होते हैं मैम, उन पे जी कैसे टैक्स लगता है? ऑनलाइन स्टोर्स में भी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रही होती हैं, बिलिंग हो रही होती है। इसके अलावा अगर आप फाइवर में आ जाएं या आप अपनी फ्रीलांसिंग में ऑनलाइन जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं इनकी तरफ अगर आप आके देखें तो फाइवर पे या फ्रीलांसिंग में जैसे ही आप क्या करते हैं, कोई भी अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ऑर्डर प्लेस करते ही उस ऑर्डर पर दूसरा बंदा, आप अगर पे कर रहे हैं तो कोई दूसरा उसको रिसीव कर रहा है, जो बंदा रिसीव कर रहा है वो उससे इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है। और ठीक जो है। वो इनकम जनरेट करता है उसको उस इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। इसकी बड़ी अच्छी जो एग्जांपल है वो शेरोज दे सकते हैं, अगर वो यहाँ पर मौजूद है तो शेरोज।
शेरोज ऑनलाइन वर्किंग करते हैं और ये इन तमाम एक्टिविटीज यानी टैक्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज ये बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा सकती हूँ कि जितना ये अर्न करते होंगे उस अर्निंग के ऊपर इनको एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो है वो टैक्स की उस अर्निंग के ऊपर पहले अदा करनी पड़ती होगी और उसके बाद ये अपनी वो इनकम विदड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज ये अपनी वो इनकम जो है वो विदड्रॉ भी नहीं कर सकते। मैम 20% पे करना पड़ता है। यस 20% जो है वो इनको पर ट्रांजैक्शन या इनकम टोटल प्रोजेक्ट इनकम पे करना पड़ता है। और इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि कंपनी जितनी ट्रांजैक्शंस करे उन ट्रांजैक्शंस पर उसको टैक्स लगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है ये भी ई कॉमर्स ही है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, हम ऑनलाइन बैठ के इसको डील कर रहे हैं, हम ऑनलाइन इस पे वर्किंग करते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज ये ई कॉमर्स। और इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें जितनी ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म करेंगे उन ट्रांजेक्शन पर आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। उन ट्रांजेक्शन पर आपको जो है वो चार्जेस पे करने होंगे कंपनी को या ब्रोकर को। इसी तरह से प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं। प्रॉपर्टी टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट किस चीज पर लगाती है? प्रॉपर्टी टैक्सेस जो है वो रियल स्टेट या आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर लगाए जाते हैं। का ई कॉमर्स के साथ जो है वो स्पेसिफिकली कोई स्पेसिफिक लेन देन नहीं होता। या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इसमें आ जाती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दो तरह की प्रॉपर्टी होती है ना। तो अगर कोई जिस तरह से हमने कल ट्रेडमार्क्स की, कॉपीराइट की और उसकी बात की थी, इन तमाम एक्टिविटीज में जो टैक्सेस इंप्लीमेंट होते हैं, जो टैक्सेस पे करने पड़ते हैं ई कॉमर्स में रहते हुए, दैट आर नॉन एज प्रॉपर्टी टैक्सेस। ये तमाम जो टैक्सेस हैं वो प्रॉपर्टी टैक्सेस कहलाते हैं। ठीक हो गया? So what is nexus? Nexus is the connection between a tax-paying entity and a government. ये tax-paying entity है और government है, इन दोनों के दरमियान जो connection होता है उसको क्या कहा जाता है? Nexus कहा जाता है। तो फिर आप अपना जो माइक है वो म्यूट कर दें। ओके, अ कनेक्शन बिटवीन टैक्स पेइंग एंटिटी, यानी टैक्स पेइंग एंटिटी से क्या मुराद है? कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई बिजनेस भी हो सकता है और कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, यानी आप खुद भी हो सकते हैं, राइट। तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म बिटवीन क्रिएटिंग अ कनेक्शन बिटवीन टैक्स पेइंग एंटिटी एंड अ गवर्नमेंट। और वो तमाम एक्टिविटीज जो कि नेक्सस क्रिएट करती हैं वो in the United States are determined by state law and thus vary from state to state। और ये नेक्सस जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, यानी अगर पाकिस्तान में डिफरेंट कनेक्शन एक्टिविटीज होंगी डिफरेंट, यानी जिस तरह से हम बात कर लें कि यहाँ पर एक अलग से प्लेटफॉर्म है दैट इज FBR, और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो कि इन तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जो कि FBR को टैक्स इंडिविजुअल से कलेक्ट करके देने में हेल्प आउट करते हैं, तो दैट ऑल आर नॉन एज नेक्सस, राइट। और इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे जो मेथड्स हैं, कुछ ऐसे वेज हैं जिनके ज़रिए जो वर्कर्स हैं या जो कंपनीज हैं, जिस तरह से ऑनलाइन बिजनेसेस में हमने बात की कि ऑनलाइन बिजनेसेस में भी जो है वो टैक्स कनेक्शन क्रिएट किया जाता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड जो है वो एंटिटी या इंडिविजुअल। सो दैट ऑल आर नॉन एज नेक्सस। इसके अलावा अगर हम यूएस की इनकम टैक्सेस की बात करें, यूएस के इनकम टैक्सेस को अगर हम देखें तो इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज एक्ट जो है वो, यानी कि इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज पे भी टैक्स लगता है। किस तरह से इंटरनल सर्विस रेवेन्यू पे टैक्स लगता है? So US government agency charged with administering in countries law टैक्स लॉज। अगर आप कभी इसके यूएस के लॉज को पढ़ के देखें, इसको समझने की कोशिश करें तो उसमें क्या चीज़ जो है वो एक्सप्लेन होती है, उसमें क्या चीज़ मेजरली किस चीज़ को जो है वो फोकस किया जाता है कि अगर आप उस कंट्री में रहते हुए कुछ अर्न कर रहे हैं या कुछ भी आप इंटरनली जो आपका रेवेन्यू है वो सारे उस पर भी गवर्नमेंट अलग से टैक्स लेती है। और इसके अलावा जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स जो है या बेसिक जो स्टैंडर्ड है, बेसिक जो फॉर्मेट है टैक्स का यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हुए वो डिफरेंट है। सो एनी वेरीफाइबल इंक्रीज इन अ कंपनीज वेल्थ इज सब्जेक्ट टू फेडरल टैक्सेशन। जैसे ही आपकी कंपनी की वेल्थ में इंक्रीमेंट आ रहा है, जैसे भी आप इंक्रीज करें अपनी कंपनी की वेल्थ को, वैसे ही आपको क्या करना पड़ता है? टैक्सेशन, फेडरल टैक्सेशन जो है वो पे करने होते हैं।
इसके अलावा कोई भी कंपनी जो कि यूएस बेस्ड है, वेबसाइट्स जनरेट्स इनकम एज सब्जेक्ट टू यूएस फेडरल इनकम टैक्स। और कंपनीज वेबसाइट्स को अर्न करके, सॉरी वेबसाइट क्रिएट करके अगर इनकम जनरेट कर रही हैं तो वो तमाम की तमाम कंपनीज भी क्या करेंगी, टैक्सेस अदा करेंगी। और वो उनके कौन से टैक्सेस में आएंगे, इनकम टैक्सेस में जो है वो यानी कैटेगराइज किया जाएगा उनको। क्या इस्तेमाल है टैक्सेस का, किस तरह से टैक्सेस को यूज किया जाता है। और स्टेट में सेल्स टैक्सेस भी, इनकम टैक्सेस भी होते हैं और इनकम टैक्सेस से हटके सेल्स टैक्सेस भी इम्प्लीमेंट होते हैं। यानी टैक्स सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को पे नहीं करना जो आपको ऑर्डर कंप्लीट करके आपको दे रहा है और इनकम अर्न कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स उसने नहीं पे करना, बल्कि टैक्स दोनों पार्टीज ने पे करना है। अगर आपको याद हो तो हमने इकोनॉमिक्स में ये चीज डिस्कस की थी कि टैक्स का जो बर्डन है वो एक पार्टी अदा नहीं करती, बल्कि दोनों पार्टीज आपस में डिवाइड कर लेती हैं कि ठीक है इतना टैक्स मैं पे कर दूंगी, इतना टैक्स आप पे कर दें, तो दोनों मिलकर जो टैक्स की अमाउंट है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट को पे कर दी जाती है। सो अगर इनकम टैक्सेस होते हैं तो उसी के अगेंस्ट जो पैरेलल चलने वाली चीज होती है दैट आर सेल्स टैक्सेस, वो सेल्स टैक्सेस होते हैं। तो जो सेलर है जो आपके प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है उसने उसको भी टैक्स जो है वो अदा करना पड़ेगा। सो टैक्स का बर्डन दोनों पार्टीज मिलकर बेयर करती हैं। Levied by a state on property used in the state that was not purchased in that state, right? उन तमाम प्रॉपर्टीज पर भी टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है जो कि आपकी कंट्री में रहते हुए यूज तो की जा रही है बट आपकी कंट्री में परचेज नहीं की गई थी। वो तमाम की तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं, वो तमाम की तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं, उन पर कौन सा टैक्स इम्प्लीमेंट होता है, सेल्स टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाता है। इन मोस्ट स्टेट्स यूज टैक्स रेट्स आर आइडेंटिकल टू सेल्स टैक्स रेट्स। तो डिफरेंट टैक्स रेट्स जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट सेल्स टैक्सेस के जो रेट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द कल्चर, अकॉर्डिंग टू द रेशियो, अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शंस जो है वो हर कंट्री में डिफरेंट चार्ज किए जाते हैं। और एग्जाम्पशन भी डिफरेंट है, यानी कुछ कंट्रीज में एग्जाम्पशन ज्यादा है, कुछ में बिल्कुल ही नहीं है और कुछ में बहुत कम है, राइट। सो इसके अलावा अगर हम देखें कि यूरोपियन यूनियन में वैल्यू एडेड टैक्सेस क्या हैं और किस तरह से इन पे काम किया जाता है, सो उसको भी हम देखते हैं अभी। ओके, बैटरी इज गेटिंग लो, सो मैं जल्दी से इसको वाइंड अप करती हूँ। यूरोपियन यूनियन वैल्यू एडेड टैक्सेस जो हैं वो तमाम के तमाम टैक्सेस जो कि यूरोपियन यूनियंस में इम्प्लीमेंट होते हैं और उसका कोई ना कोई बेनिफिट जो है या कोई भी वैल्यू ऐड की जा रही होती है, जो कि वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं उन तमाम कस्टमर्स के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो कि यूरोपियन यूनियंस में रहते हैं, तो दैट आर नॉन एज वैल्यू एडेड टैक्सेस। और असेस्ड, इनको कैसे असेस किया जा सकता है, असेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी हर प्रोडक्शन के हर स्टेज पर इनमें कोई ना कोई वैल्यू एडिशन हो रहा होता है। यूरोपियन यूनियन इनेक्टेड लेजिस्लेशन, इसके लिए स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जो है वो कंपनीज बेस्ड इन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज मस्ट कलेक्ट VAT यानी वैल्यू एडेड टैक्स ऑन डिजिटल गुड्स। जो यूरोपियन यूनियन का जो कंट्रीज हैं जितनी भी, वो तमाम की तमाम जो हैं वो वैल्यू एडेड टैक्स कौन सी प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा कैलकुलेट करती हैं, सॉरी कलेक्ट करती हैं, डिजिटल गुड्स पर। और डिजिटल गुड्स कौन सी होती हैं, आपकी ई कॉमर्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ई कॉमर्स की जितनी भी गुड्स हैं, वो सारी की सारी डिजिटल गुड्स कहलाती हैं। सो समराइज कर दूं फौरन से। सो लीगली अगर हम बात करें इस पूरे चैप्टर में जो इन 2 वीक्स में हमने डिस्कस किया,
उसमें जो कम्प्लीटली चीज़ डिस्कस की गई वो क्या थी कि लीगल कॉन्सेप्ट है जुरिस्डिक्शन का, कि जुरिस्डिक्शन जो है वो अगर किन के लिए होती है, फिजिकल बिजनेसेस के लिए होती है, तो वही जुरिस्डिक्शन जो है वो ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए भी होती है। और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और लीगल जो बाउंड्रीज हैं वो किस चीज़ पर बेस कर रही होती हैं, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पावर, इफेक्ट्स और लेजिटिमेसी की यानी कि बेस पर क्रिएट हो रहा होता है। और innocent inclusion of photographs and other elements on a web page can lead infringement of trademarks, copyrights and patents। और किस तरह से लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है वेब पेजेस को या वेब पेजेस के एलिमेंट्स को, और जो इंडिविजुअल्स हैं जो उस पर काम कर रहे हैं उनको किस तरह से जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स के जरिए जो है वो उनको क्या किया जा सकता है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंटरनेट जो है वो किसके लिए यूज़ किया जा सकता है, इंटरनेट अगर अच्छे के लिए यूज़ किया जाता है, ये इंटरनेट हमें बेनिफिट देता है, तो उसके साथ साथ इंटरनेट के थ्रू जो है वो क्राइम्स भी परफॉर्म हो रहे होते हैं, टेररिज्म एक्ट्स भी परफॉर्म हो रहे होते हैं, और वेज वॉर भी जो है वो इसके थ्रू जो है वो चल रही होती है। सो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी इसके लिए डिफरेंट एक्ट्स बनाए जाते हैं। वेब बिजनेसेस जो हैं वो एथिकल इश्यूज का भी शिकार होते हैं, एथिकल प्रॉब्लम्स का भी शिकार होते हैं, और उन तमाम जो इश्यूज हैं, उन तमाम एथिक्स को कंट्रोल करने के लिए, उन तमाम एथिक्स को जो है वो कवर अप करने के लिए ऑनलाइन प्राइवेसी एक्ट्स भी बनाए गए हैं, जिसमें हमने बात की कि चिल्ड्रंस के लिए डिफरेंट एक्ट्स जो हैं वो इसी यानी उसमें रहते हुए बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ कंपनीज जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में काम कर रही हैं, वो तमाम कंपनीज जो कि ई कॉमर्स कर रही हैं, उन तमाम कंपनीज को उन्हीं तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है जो कि एक फिजिकल बिजनेस को फॉलो करना पड़ता है। वही तमाम लॉज होते हैं, वही तमाम टैक्सेस और अदर तमाम कंपनीज जो कि बाकी के तमाम बिजनेसेस परफॉर्म कर रहे हैं, वही तमाम चीज़ें जो है वो वेब बिजनेस या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के जितने भी बिजनेसेस हैं उनको भी वही सब कुछ, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। और इंटरनेशनल नेचर में अगर हम देखें तो बिजनेस कॉम्प्लिकेट्स टैक्स ऑब्लिगेशंस। इंटरनेशनली अगर हम मूव करें तो बिजनेस की जो टैक्स ऑब्लिगेशंस हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं एज डिफरेंस इन द कल्चर, और फिर इकोनॉमी के डिफरेंसेस पर, इकोनॉमी की बेसिस पर भी टैक्सेस की जो टैक्सेस की ऑब्लिगेशंस हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज सेशन। अब अगर इस सेशन में से आप लोगों को कुछ डिस्कस करना है, कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों को समझ नहीं आई, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, वो कर लें।